नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह बात करेंगे 20 हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारे उठाए गए हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न के आधार पर। तो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है हमारा, वह है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी का एक भाषा का ऐसा रूप है जिसको मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वह है खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है, जिसको मानक हिंदी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। फिर अगला जो सवाल है वह है शुद्ध वर्तनी का। इस तरीके से सवाल हमेशा बनता है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे होगी आशीर्वाद। ठीक है, जो भी ये रॉ लगा होता है, तो यह किसके शब्द के बाद बोला जाता है? तुरंत जिस शब्द के आगे लगा है उस शब्द के बाद ही इस रॉ का उच्चारण होता है। तो आशीर्वाद कौन सा सही होगा? हमारा तीसरा ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है? भाववाचक, जो कि संज्ञा का एक प्रकार है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी गुण, दोष या अवस्था का पता चलता है, या मन है भाव का, ठीक है, मन के भाव का पता चले, उसको क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अच्छा शब्द है, ठीक है, ये क्या दर्शाता है? गुण दर्शाता है। तो ये क्या होगा? हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे सफलता शब्द है, सफलता क्या है? एक विशेषण शब्द है। ठीक है, लड़का है, लड़का में होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, जो कि एक जाति के समूह को दिखाता है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लड़का शब्द बहुत सारे लड़कों की क्या बताता है? समूह को बताता है। ठीक है, लड़के में किसी एक पर्टिकुलर नाम को नहीं, बहुत सारे समूह को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। निकट शब्द भी क्या है हमारा? ये क्या है? विशेषण शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई? हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई? ठीक है, तो अनुच्छेद 343 के तहत यह क्या कहलाई? राजभाषा कहलाई। और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वह किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये भी बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है शाश्वत का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। ठीक है, शाश्वत का अर्थ अगर हम ले तो शाश्वत का अर्थ होगा सदा रहने वाला। और नसर शब्द का क्या होता है? क्षण, मतलब कि जिसमें जो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सदा रहने वाला और जो क्या हो चुका है? खत्म हो गया है। तो नसर क्या होगा यहाँ पे? शाश्वत का विलोम शब्द। फिर है मूसक आई रे गाँव गाँव बिरख है रे, बिरोक है रे खेल। ठीक है, मतलब कि चूहे की आफत आई है और बिल्ली का क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। उक्त लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। देखिए, जो पिछला वीडियो वीपीडीओ का पेपर हुआ था, उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो कि किससे पूछे गए थे? कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति से। तो ये सवाल वहीं से उठाया गया है। ये क्या है? हमारी उत्तराखंड की लोकोक्ति है, स्थानीय भाषा की। ठीक है, और इसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका अर्थ होता है दूसरों की परेशानी में खुश होना। ठीक, ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। बहुत जल्द मैं जितनी लोकोक्ति हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण, उसकी एक वीडियो लाने वाला हूं। तो चैनल पे बनिए रहेगा, आपको जरूर ही यहां से बहुत ही फायदा मिलेगा। फिर है निम्न में से कौन रूढ़ शब्द नहीं है? और देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं रूढ़ शब्द। बहुत अपनी पिछली वीडियो में भी बहुत बार बता चुका हूं रूढ़ शब्द होते क्या हैं। वह शब्द जिनके हम क्या करें? टुकड़े ना कर पाए। ठीक है, एक से अधिक दो खंड या दो पदों में हम उसको ना तोड़ पाए, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे स्त्री शब्द है, अगर मैं इसको दो पदों में जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा? सौ और प्लस त्री। अब इन दोनों ही पदों का अपना अर्थ नहीं है, कोई अर्थ सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर है, पत्थर को भी तोड़ेंगे तो पथ धनथर होगा। ठीक है, इन दोनों का ही अर्थ नहीं है, तो ये भी क्या है? हमारा रूढ़ शब्द है।
देवता है, देव धन ता करेंगे, ठीक है। देव का अर्थ निकल रहा है पर इस ता का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या है, रूढ़ शब्द नहीं है। फिर देखिए अगला जो ऑप्शन है वह है महर्षि। तो महर्षि को जब तोड़ेंगे हम तो ये क्या होगा, महाधन ऋषि, ठीक है। अब देखिए इस महा शब्द का क्या अर्थ होता है, महान, और ऋषि का क्या अर्थ होता है, ऋषि ही, ठीक है। अब दोनों ही पदों का जहां पे क्या, देखिए जो शब्द क्या हो दो पदों में विभक्त हो जाए और उन दोनों ही पदों का क्या हो, सार्थक अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं हम, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो हमें क्या पूछा गया है, रूढ़ शब्द नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन क्या है हमारे, रूढ़ है, और ऑप्शन डी क्या है हमारा, यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहां पे, सही हो जाएगा। फिर है अगला, ओ प्लस ई इजिकल टू ए, स्वर संधि किस भाष भेद का व्यक्त करती है, ठीक है। औ के बाद पहले पद का अंत ओ या आ में हो, ठीक है, इसके बाद ई या ई आ जाए, ठीक है, छोटी या बड़ी आ जाए दूसरे पद के प्रथम वर्ण में, तो ए बन जाता है। तो ये जो बनता है वह किस में बनता है, हमारा गुण संधि में। गुण संधि में हमेशा क्या बनता है, ए ओ अर, ठीक है। हमारे जो चैनल है इसमें संधि का पूरा चैप्टर डाला गया है, आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके भी डायरेक्ट उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं और संधि को आसान भाषा में और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में क्या होता है, मात्राओं की वृद्धि होती है, ठीक है। यण संधि है और दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, हमारा हमेशा दीर्घ स्वर बनता है, जैसे ओ या अ हो तो क्या बनेगा, इसका ही दीर्घ रूप बनेगा, ठीक है। आप अच्छे से समझने के लिए हमारी जो संधि की वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। तो इस जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा, गुण संधि, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला शब्द है छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो छात्र शब्द में बहुवचन बनाने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है वह गण शब्द है, ठीक है, छात्र गण। इसके माध्यम से ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। वह है अगला सवाल, सोहन कुदाल से खोदता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक बताइए। देखिए यहां पे क्या है, हमारा जो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है वह क्या है, से, ठीक है। अब से का उपयोग दो में किया जाता है, ठीक है, एक तो क्या होता है करण से और एक क्या होता है अपादान से, ठीक है। बाकी जैसे कर्म है इसमें क्या होता है, कर्म को अधिकरण में पर पे, ठीक। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट आउट हो गए। अब जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है परीक्षा में वह कहाँ पे होता है, करण कारक भी आ गया और हमारा अपादान कारक भी आ गया, ठीक है, और दोनों का ही विभक्ति चिन्ह क्या है, से, ठीक। अब जहां पे से का प्रयोग साधन या साधक के रूप में किया जाए, ठीक है, जहां पे से का उपयोग किसके रूप में किया जाए, साधन के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं हम, करण कारक, ठीक है। तो वहां पे कौन सा कारक होगा, करण कारक। और जहां पे से का उपयोग सीखने, अलग होने, ठीक है, और डराने, इन सब में प्रयोग किया जाए वहां पे क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो से है यह किसके रूप में हो रहा है, साधन के रूप में, ठीक है। कुदाल से, कुदाल क्या है यहाँ पे, साधन है, और से क्या है, उसका विभक्ति चिन्ह है। तो यहां पे से का उपयोग किस में हो रहा है, साधन के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। फिर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है वहाँ अनेकों मनुष्य जुटे थे, तो ये क्या है, इसमें वचन बहुवचन की क्या है, त्रुटि है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, ये भी गलत है। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये ऑप्शन क्या है, शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य
सभी देखना चाहते हैं, ये हमारा जो वाक्य है उस चैप्टर से लिया गया सवाल है और यहाँ से हमेशा 1 नंबर हमेशा ही बनता है। तो मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो इसमें हमने क्या बताना है, वाक्य का प्रकार बताना है, तो इसमें होगा हमारा मिश्र वाक्य। देखिए, मोर ऐसा पक्षी है, मिश्र वाक्य होते क्या हैं, वह वाक्य जिसमें क्या हो, एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उपवाक्य हो और वह दोनों क्या हो, एक दूसरे पे आश्रित हो और एक दूसरे के बिना क्या हो, पूर्ण ना हो। जैसे मैं कहूँ मोर ऐसा पक्षी है, सिर्फ इतना ही कहूँगा तो इस वाक्य में क्या आ जाएगा, हमारा अधूरापन, पूर्ण नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कहूँ मोर ऐसा पक्षी है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि कैसा पक्षी है। यहाँ पे तो मैंने अपना जो वाक्य है इसको पूरा ही नहीं किया। ठीक, तो जहाँ पे भी ऐसा अधूरापन आए या फिर एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या हो, आश्रित हो, उसको क्या कहते हैं, हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है, मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं, वह क्या है, मिश्र वाक्य। देखिए, इसी में सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य सिंपली क्या है, जैसे मैं कहूँ क्या, मोर एक अच्छा पक्षी है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ मोर एक पक्षी है और वह जंगल में रहता है। ठीक है, अब यहां पे मोर एक पक्षी है एक शब्द, वह जंगल में रहता है दूसरा शब्द, सॉरी वाक्य। ठीक है, दोनों ही वाक्य क्या हैं, स्वतंत्र हैं और दोनों ही वाक्य क्या हैं, पूर्ण हैं। तो ऐसे वाक्यों के क्या कहते हैं, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। फिर है बारहसिंगा शब्द में समास होगा। देखिए, बारहसिंगा में हमने क्या बताना है, समास बताना है। यूकेपीएससी में ये क्या है, हमेशा यहाँ समास से भी एक सवाल हमारा बन रहा है। ठीक, अब बारहसिंगा में जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो होता है क्या, हमारा इसमें क्या आ गया, 12, और जहां पे भी पहला शब्द किसमें हो, संख्यावाचक हो, वो क्या होता है, हमारा द्विगु समास। ठीक है, जिसमें भी पहला शब्द संख्यावाचक आए उसको क्या कहते हैं, हम द्विगु समास। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, बात यह है कि 12 सिंघा। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ूं तो ये क्या होगा, 12 सींग वाला। ठीक है, पर इसका मैं प्रचलित अर्थ निकालूं तो इसका प्रचलित अर्थ 12 सींग वाला ना होके 12 सिंगा जो जानवर है उसको क्या करता है, चिन्हित करता है। तो जहां पे भी किसी का वास्तविक अर्थ ना लेके कोई प्रचलित अर्थ लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम बहुवीरी समास कहते हैं। जैसे दशानन है, दशानन में भी पहला शब्द क्या है, 10, यानी कि इसको भी क्या होना चाहिए, द्विगु समास होना चाहिए। पर हम दशानन का अर्थ 10 सर वाला ना लेके क्या लेते हैं, रावण। ठीक है, उसका जो अर्थ है उसको ना लेके हम कोई दूसरा प्रचलित शब्द लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम बहुवीरी समास कहते हैं। तो वैसा ही 12 सिंगा में भी है, हम 12 सिंग वाला ना कह के उसको क्या कहते हैं, 12 सिंगा कहते हैं, यानी कि जानवर। ठीक है, जो कि 12 सिंगा नाम से प्रचलित है। तो इसमें क्या होगा, हमारा बहुवीरी समास होगा। ठीक, अगला जो शब्द है, प्रश्न है, वह है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है वह राका होता है। ठीक है, जैसे अनिल है, अनिल हमारा हवा का है, वैसे ही ठीक है, अन्य शब्द क्या है, किसी अन्य के पर्यायवाची है, पर राका जो है क्या है, वह रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, पुष्टि मार्ग का नायक की संज्ञा किसको दी गई है। तो ये हमारा जो सवाल है वह हमारा लिया गया है साहित्य से, हिंदी साहित्य से। 1 से 2 सवाल हमारे हिंदी साहित्य से भी हमेशा बनते हैं। तो सूरदास जो हैं इनको क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का नायक की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ साथ सूरदास को एक चीज आप और नोट कर दीजिएगा, पुष्टि मार्ग के नायक के साथ साथ सूरदास को अष्ट सखा की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, अष्ट सखा की भी संज्ञा दी गई है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा।
फिर है हमारा हिंदी टाइपिंग की शुरुआत किसने की थी। तो हिंदी टाइपिंग हमारा यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में है और हिंदी कंप्यूटरिंग जो चैप्टर है वहाँ से उठाया गया है ये सवाल। तो हिंदी टाइप की जो शुरुआत है वह की गई थी वर्ल्ड स्टार द्वारा, ठीक है। और वर्ल्ड स्टार द्वारा जो इसका वर्जन लिया गया था, कई बार अगर वर्जन पूछता है तो वर्जन भी आप लोग नोट कीजिएगा, वर्जन 3+, ठीक है। वर्ल्ड स्टार के वर्जन 3+ द्वारा पहली बार किया गया था, हिंदी टाइप की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। हिंदी भाषा का पहला सुसंगठित दैनिक समाचार पत्र, देखिए जो ये सब सवाल है यह लिया गया है हमारा हिंदी पत्रकारिता से, और इसका जो आंसर होगा वह होगा भारत मित्र, ठीक है। भारत मित्र ही जो है हिंदी का पहला सुसंगठित और दैनिक समाचार पत्र था, ठीक। जैसे इसी में हम और देखेंगे बंगाल गजट, अगर पूछेगा भारत का पहला जो समाचार पत्र था वह कौन सा था, बंगाल गजट, और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था ये। फिर और अगर पूछेगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, तो उदंत मार्तंड क्या है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, पर ये क्या था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था और हिंदी का पहला समाचार पत्र था ये, ठीक है। फिर है अगला सवाल, कार्यालयी पत्रों में शीर्ष भाग पर सदैव होता है। तो जो भी कार्यालयी पत्र होते हैं, सरकारी पत्र, उनमें जो सबसे शीर्ष पर होता है वह होता है पत्र क्रमांक, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। सही युग्म का चयन कीजिए, तो सही युग्म का हमने यहाँ पे चयन करना है और यहाँ पे जो सही चयन है उसको क्या करना है, हमने टिक मारना है, ठीक है। आंख में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अंगूठा दिखाना का जो अर्थ होता है वह होता है, मुहावरे का अर्थ वह होता है इनकार करना, ठीक है। फिर जैसे दूध के दांत ना टूटना, यहाँ पे बच्चा होना नहीं, इसको अर्थ जो होता है वह होता है अनुभवहीन होना, ठीक है। झाड़ू फिरना मतलब कि काम को क्या कर देना, ऐसी तरह खराब कर देना कि वह क्या हो, दोबारा से सही ना हो, ठीक। तो ये क्या थे, आज के 20 सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल अच्छे लगे होंगे और ये आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप लोगों की बहुत अच्छी मदद करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।